नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद से बीजेपी नेता लगातार इसका श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को दे रही हैं और इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने महिला आरक्षण पर टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने विपक्ष की ओर से क्रेडिट लिए जाने पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी राय शेयर की है। सुनिए क्या कुछ कहा नरेश बंसल ने। महिला आरक्षण बिल लोकसभा हो या राज्यसभा पूर्णतः पास हो गया है, क्योंकि इसको देखते हुए आज बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न भी मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और महिलाओं को संबोधन भी किया। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ नरेश बंसल जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी से बात। सर, ये खुशी का पल, नए संसद भवन में पहला बिल पास किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये भारत के प्रजातंत्र में और विश्व की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। भारत विश्व में पहला देश है जिसने संसद के दोनों सदनों में, संसद में और विधानसभाओं में नारी शक्ति आरक्षण विधेयक ला करके उनका वंदन किया है, अभिनंदन किया है। उनको न्यायिक प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में साझीदार बनाया है। ये पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय कदम है। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी सराहना की जाए, जितना भी उनको धन्यवाद दिया जाए वह कम है। यह उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि 30 वर्षों से चली आ रही मांग, जिसमें विभिन्न दलों ने विभिन्न समय पर अनेक प्रयास भी किए लेकिन सफल नहीं हुए, वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लगभग सर्वसम्मति से दोनों सदनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संविधान का 128वां संशोधन ये पारित हुआ है। जिस प्रकार दोनों सदनों ने देर रात तक बैठकर सभी दलों ने इस पर चर्चा की है, अंत में प्रधानमंत्री जी ने सभी का धन्यवाद भी किया है। यह एक भारतीय राजनीति में परिवर्तनकारी कदम है जो देश को आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। सर, अगर बात किया जाए विपक्ष, तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं, जिसको लेकर महिलाओं को 2024 में वोट बैंक कब्जा करना चाहती है। इसको लेकर क्या कहने हैं? अब विपक्ष दोहरी बात कर रहा है। एक तरफ तो समर्थन कर रहा है, अगर उनको लग रहा है नीयत ठीक नहीं तो समर्थन क्यों किया? उन्होंने समर्थन किया, वो चूंकि विपक्ष में है इसलिए उन्हें कुछ कहना है, इसलिए वो कुछ कह रहे हैं, पर जनता सब जानती है। सर, 2024 को इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है। देखा जाए कि विपक्ष पूरी तरीके से गठबंधन है। क्या कहीं लगता नहीं कि बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी की 5 सीट है, उस पर कहीं दबा सकती है बीजेपी? उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो युवा मुख्यमंत्री हैं और साहसिक निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ हैं, नौजवान हैं, डबल इंजन की सरकार जानदार शानदार काम कर रही है, केंद्र का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ विश्वासपूर्वक कि 2024 में हम 2019 से ज़्यादा वोट लेकर के 5 सीटें जीतेंगे। तो ये थे नरेश बंसल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तराखंड में जो विकास, डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार राज्य की हो, पूर्ण बहुमत से इस बार फिर हम 5 लोकसभा सीट पर विजयी हासिल होंगे। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज, दिल्ली। महिला आरक्षण पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने महिला आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, जब आपके पास भागीदारी में कमियों की पहचान करने और पिछड़े समुदायों के लिए समानता लाने का अवसर था तो आप उसे बिल में शामिल कर सकते थे। चूंकि यह संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है और इसलिए उन्होंने इसके बहाने ऐसा किया है। प्रियंका चतुर्वेदी की माने तो इस बिल के जरिए महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। इस तरीके से ठीक है, 2010 में कोई बिल आया, उस बिल को राज्यसभा ने पास किया। अगर कहीं उसमें लगता कि अमेंडमेंट की जरूरत है वो अमेंडमेंट हो सकता था,
पर ये सच्चाई है कि लोकसभा में नहीं पास हो पाया क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। आज जब आपके पास ये सुनहरा मौका था जहां पे आप हर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन को लेकर, जहां जहां हमें कमियां दिखी हैं कि पार्टिसिपेशन में, कि हम लोग जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे किस तरीके से एक समानता लाएं, वो आप डाल सकते थे। पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका आड़ लेकर इन लोगों ने ये काम किया है। पर दुख सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बड़ी बात ये है, एक झुंझुना पकड़ाया गया है, एक एक्ट बन गया है, हम सब ने सेलिब्रेट किया, हमने उसका समर्थन किया, पर कब से लागू होगा वो किसी को नहीं पता। वो खुद लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे शायद 2029 में भी ना हो। तो आप समझ सकते हैं आपने जो किया है, सिर्फ एक्ट पास किया, और दुनिया में कोई ऐसा एक्ट नहीं बना होगा जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप कर रहे हैं 2029 का वादा कर रहे हैं, 2029 के बाद आप 2034 कर देंगे, 2034 के बाद आप 2039 कर देंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये मैं तो मानती हूँ कि झुंझुना जो पकड़ाया गया है वो जल्द से जल्द महिलाएं समझेंगी और महिलाएं इनका जवाब वोट के माध्यम। महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सांसद मनोज झा का रिएक्शन सामने आया है। मनोज झा ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल पास होने से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को क्यों दूर रखा गया। मनोज झा ने कहा जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार का चरित्र संदिग्ध है। झा ने आगे कहा कि बिल जो निश्चित कालखंड में अनिश्चित कालखंड के लिए, अनिश्चित तिथि के लिए और अनिश्चित वर्ष के लिए यही लोग ला सकते हैं। मैंने कहा था कि ऐतिहासिक दिन सचमुच होता अगर सचमुच। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था हाल में एक दिन सेंट्रल हॉल में कि कैनवस बड़ा करना होगा, बड़ा नहीं कर पाए, चूक गए फिर प्रधानमंत्री जी। चर्चा महिला बिल पास होने से ज्यादा इस बात की हो रही है कि ओबीसी महिलाओं को, माइनॉरिटीज को क्यों महरूम रखा गया, क्यों दूर रखा गया, क्यों जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार का चरित्र संदिग्ध है। आज इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है और मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी की राजनीति को परेशान करने के लिए इतना काफी है। बहरहाल एक ऐसा बिल निश्चित कालखंड में, अनिश्चित कालखंड के लिए, अनिश्चित तिथि के लिए, अनिश्चित वर्ष के लिए यही लोग ला सकते हैं। इन्हें मुबारक। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है। बीजेपी नेता इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसके लिए पीएम मोदी को क्रेडिट दे रही हैं। तो वहीं विपक्ष नेता ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न देने पर सरकार को घेर रही हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से हमारे संवाददाता शिवम पांडे ने खास बातचीत की है। आरक्षण बिल राज्यसभा में कल पूरी तरीके से पास हो गया है। आज जश्न बीजेपी मुख्यालय में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। इस सब मुद्दों पर हमारे साथ अनिल अग्रवाल, राज्यसभा सांसद बीजेपी मौजूद। सर, क्या कहना चाहेंगे जो महिला आरक्षण बिल जश्न मनाया जा रहा है हर जगह से? नहीं, ये निश्चित रूप से भारत की महिलाओं के लिए जश्न मनाने का दिन है। जो एक बिल महिलाओं के सशक्तिकरण का लगभग 25 साल से लंबित था, वो स्वीकृत हुआ है और राज्यसभा में तो पूरे सदन ने एक साथ मिलकर इसको स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से ये भारत की नारी को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन करके दिखाया है जो 25 वर्षों से लंबित था। इसके पास होने से महिलाओं को आगे बढ़ने में आसानी होगी, वो देश के हर निर्णय में उनकी भूमिका होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश को 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाना है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें भी इससे मदद मिलेगी। सर, बात किया जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर तंज कस रहा है। उन्होंने कहा, साफ तौर से कहना है कि बीजेपी केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। 2024 में जो महिलाओं का वोट है वो सिमटना चाहती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम वोट राजनीति से नहीं करती। ये बहुत दिनों से लंबित था और इसको हमने स्वीकृति दिलाई है, तो इसमें कौन सी राजनीति हो गई। और ये जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने में भी इसमें समय लगेगा। हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है, यहाँ निरंतर चुनाव चलता रहता है। अभी 5 महीने बाद कुछ चुनाव है, फिर लोकसभा है, फिर हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ तो आप जब भी कोई काम करेंगे किसी न किसी चुनाव से लोग जोड़ देंगे, तो ये सही नहीं है।
ये सब लोग जो काम नहीं करा पाए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। इन लोगों को अब अफसोस लग रहा है कि हम लोग इसको क्यों नहीं करा पाए, लेकिन इन लोगों में इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए इनके पीरियड में स्वीकृत नहीं हुआ। सर, बात किया जाए भारत और कनाडा के रिश्ते को, जिस हालात अभी जो देखा जा रहा है, जो कनाडा में भारतीय रह रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। भारत सरकार पूरी स्थिति पे नज़र बनाए हुए है और जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए भी जा रहे हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। और भारत की जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को व्यवस्थित रूप से और अपने आप को सुरक्षित रखने की प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। तो ये थे अनिल अग्रवाल जी, आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि कनाडा के लोगों को पेशेंस रखने की पूरी ज़रूरत है। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जनता को साधने की कोशिश में जुटी है और इसी क्रम में अब पीएम मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल का दौरा करेंगे, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख VD शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 25 सितंबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी यहां बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाकुंभ आज तक के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा, सबसे बड़ी रैली होगी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली को संबोधित करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल के अंदर 25 तारीख को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, उस दिन प्रत्येक बूथ से, ये हमारा टारगेट है, 64,523 बूथों से कोई बूथ नहीं बचेगा, हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंचेगा और उस बूथ पर बूथ विजय के संकल्प को लेकर के सजग प्रहरी के नाते से माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेकर के एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ, उमंग के साथ चुनावी मैदान में उतराए और ताकत के साथ हम प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम मध्य प्रदेश के अंदर इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। कमलनाथ की माने तो यह आंकड़े खुद केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। प्रदेश में आए हैं जो बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने 18 साल में देश का चेहरा बनाया है। ये आज आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आप पढ़िए, आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ये आज हमारे प्रदेश की स्थिति है। और भ्रष्टाचार का क्या कहें, हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति और आप या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या गवाह है। आप गवाह हैं कितना भ्रष्टाचार है। और यही भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो बनाई हुई है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक, पैसे दो काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं जिलों में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, सब मुझे सुनाते हैं कि 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। सही बात है, ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के आतंकवादी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीएसपी सांसद दानिश अली को आतंकवादी कहना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर रमेश बिधूड़ी ने केवल आतंकवादी कहा है तो हम इसे सुनने के आदी हैं। इस शब्दों का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी से जुड़े मुस्लिम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वे क्या सोचते हैं।
अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, अब मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिल के काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। सदन के अंदर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि सदन के अंदर रमेश बिदूड़ी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो गुंडे और माफियाओं की भाषा है। संजय के सिंह के माने तो रमेश बिदूड़ी ने एक सम्मानित सांसद के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया और दानिश अली का अपमान सभी विपक्षी सांसदों का अपमान है। तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिदूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली पर की गई अपमानित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कड़ी आपत्ति जताई है। जयराम रमेश ने कहा है कि अत्यंत निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है जो अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नए संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत को रमेश बिदूड़ी से हुई है। ये रमेश बिदूड़ी नहीं बल्कि भाजपा पार्टी की सोच है। जयराम रमेश ने रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता रद्द की जाने की मांग की है। और ये पा रहा है दानिश अली जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिदूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिदूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी। पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे
वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांचा ने बीजेपी सांसद रमेश बेदोड़ी के बीएसपी सांसद को आतंकवादी कहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कल सदन रमेश बेदोड़ी ने साथ ही सांसद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने सवाल उठाया कि सदन के अध्यक्ष ने इस आपत्तिजनक भाषा की अनुमति कैसे दी, क्या इससे सदन के सम्मान पर असर नहीं पड़ता। टीएमसी इस तरह के संसदीय व्यवहार की निंदा करती है। Ramesh Biduri uttered derogatory, insulting remarks against fellow member of parliament in House yesterday. Extremely insulting. How was this offensive language allowed by the Speaker of the House? Does this not affect the garima of the House, which BJP speaks about? You allow a molester to be in the House. Does this not affect the respect of the House? All India Trinamool Congress condemns this kind of parliamentary behavior. 24 सितंबर को सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू ने जननायक कपूरी ठाकुर चर्चा के आयोजन को लेकर बैठक की है, जिसमें जेडीयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें जिले भर के लोगों को इस कार्यक्रम में आने की अपील की गई। 24 सितंबर को सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू पार्टी के द्वारा जननायक कपूरी चर्चा का आयोजन किया जाना है। जेडीयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने इस कार्यक्रम में मंत्री मदन साहनी, सांसद अजय मंडल, पूर्व सांसद प्रवीण समेत जेडीयू के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूरी चर्चा होने जा रहा है, उसमें माननीय मंत्री मदन साहनी जी हैं, माननीय सांसद अजय मंडल जी हैं, पूर्व माननीय सांसद कहकशा श्रीमती कहकशा प्रवीण जी हैं, माननीय विधायक दामोदर रावत जी हैं, माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत जी हैं और कई गणमान्य नेता उस दिन मौजूद रहेंगे। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां गणेश चतुर्थी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान मुंबई के लाल बागचा राजा पंडाल में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, अभिनेत्री सनी लियोन, अपने पति डेनियल वेबर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर पहुंचे और उन्होंने वहां भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। खबर यूपी के सीतामढ़ी से है, जहां 15 साल के मासूम की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही डुमरी थाना पुलिस ने और सदर एसडीपीओ ने तफ्तीश शुरू कर दी। मृतक के पिता ने बताया है कि उसका बेटा विजय रॉय के घर पर मजदूरी करता था। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों ने उनके बेटे की हत्या का आरोप उसके मालिक विजय रॉय पर लगाया है। अमेठी में महिला आरक्षण विधेयक मंजूरी मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में जमा होकर महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कस्बे में जुलूस निकाला है। महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी के जयकारे लगाए और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की है। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर वहां के बीजेपी ने मातृशक्ति को सम्मान दिया। महिला आरक्षण की मंजूरी महिलाओं के लिए जरूरी थी। अमेठी नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन की अगुवाई में महिलाओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उधर अमेठी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। ट्रक से टकराने के चलते बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक के इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 2 का इलाज अब भी जारी है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुर रोड स्थित बाईपास के पास का है। मैं रास्ते से आ रहा था, कहीं से लौटा हुआ था, तो देखा तो भीड़ लगी थी और इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने अपनी गाड़ी तुरंत रोकी, मैंने दूसरे बंदे को गाड़ी पर बैठाया, यहाँ CSC भेजा मैंने, और इनके एक गाड़ी पे एक ही आदमी लेट सकता था, ठीक है। तो मैंने उसको भेजा और इनकी वहाँ पे मौजूदा हालत में इनकी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो मैंने गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, कोई गाड़ी रोका नहीं, तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, तो एम्बुलेंस सही टाइम पे आ गई। बट अब क्या किया जाए, जो ऊपर वाले का वो है, ये बचे नहीं।
खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां मुना पांडे थाना ने पुलिस ने ई रिक्शा चालक की अपहरण, लूट और उस पर जानलेवा हमला करने की घटना में बड़ा खुलासा किया है। इस वारदात के पहले पुलिस ने 2 घटनाओं को सार्वजनिक किया। जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को संजीव गुप्ता निवासी ने मुना पांडे थाने में बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद 11 सितंबर को नमन को घायल अवस्था में पुलिस ने रामपुर दोराहा के पास से एक गहरे कुएं से जिंदा बरामद किया था, जो घायल था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, आज थाना मुड़ा पांडे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सलाउद्दीन पुत्र सलीम है और एक खूब सिंह सैनी है, और इसके अलावा एक जो मैन अभियुक्त है वो दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी बरवाला मजरा थाना कटघर का रहने वाले हैं, और इन्हीं के एक सगे भाई है जिनका नाम इसमें प्रकाश में है, बन्ने सन ऑफ मोहम्मद हुसैन। थाना मुड़ा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7/9 को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक ई रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था, और उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मोस में, और अभी वो उसकी हालत ठीक है। उस दिन उसके रिश्तेदार में जो घटना हुई थी, उनका ई रिक्शा इसमें लूटा गया था। लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था, मरा समझ के, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और उसके बाद में उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकी। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है, थाना प्रभारी मुड़ा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं, इनको इसके कार्य में लगाया गया। और इससे पहले भी 2 इस तरह की जो संदिग्ध घटनाएं हुई थी, एक थाना पागवाड़ा में हुई थी, एक घटना इससे पहले मैनाठेर में हुई थी। इस पर हमारी जब टीम ने काम किया तो ये 2 लोगों को जो बैटरी खरीदने वाले जो लोग हैं, एक इसमें सलीम, ये सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम है, ये प्रिंस रोड के पास में रहते हैं गल सईद में, इनको गिरफ्तार किया गया। खूब सिंह सैनी, जिनका कि ई रिक्शा इनके पास से बरामद किया गया, और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन है, और इसकी फ़ोटो और वीडियो जो मिली उसी की निशानदेही पर इसको फिर गिरफ्तार किया गया। और इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने ये स्वीकार किया गया कि जो 3 घटनाएं इसके द्वारा की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।